बोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ है बीजेएसएन एग्रो इम्पैक्ट्स दिल्ली के प्रमुख सुनील बलदेवा। केंद्र सरकार ने खरीफ दलहन के एमएसपी को बढ़ाया है, लेकिन हाजिर बाजार में सभी दलहन अपने एमएसपी के नीचे बिक रही है। एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए या भावांतर जैसी योजना अधिक फायदेमंद है? दलहन के इस गणित पर आज हम यही चर्चा करेंगे। सुनील जी, सभी मुख्य दलहन उड़द, तुअर, मूंग या चना की बात की जाए तो वो हाजिर बाजार में एमएसपी से नीचे बिक रहे हैं। क्या ऐसे में एमएसपी को और बढ़ाना किसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है और इंडस्ट्री पे उसका क्या असर होगा? देखिए कमल जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का मतलब ये है, लेकिन सरकार ने ये समझ लिया उसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। तो किसानों को मिलेगा कैसे? आपने देखा होगा कि 14 मई और 15 मई को जो सरकार के जो निर्णय आए, उसमें एमएसपी के आसपास पहुंचते ही सरकार को चिंता होने लगी कंज्यूमर की, और उन्होंने फटाफट जो है दाल व्यापारियों पे और दालों के भाव कम कैसे हो इसके बारे में चिंतन करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है इससे यदि हम एमएसपी को बढ़ाते भी रहेंगे तो किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाएगी। दूसरा, हमें ये समझना पड़ेगा यदि हम एमएसपी बढ़ाते हैं तो 3 रुपए किलो यदि एमएसपी बढ़ाते हैं तो इसको दाल बनाने में जो खर्चा आता है, जो क्योंकि जैसे तुअर दाल है, तुअर दाल 100 किलो तुअर में हमें केवल 67 किलो लगभग दाल मिलती है। बाकी हमारा केटल फीड हो जाता है, जो हमें गाय को केटल फीड में बेचना पड़ता है बहुत कम दामों में। तो यदि हम इतने कम हमें दाल वापस मिलेगी तो उसकी दाल का रूपांतर देखेंगे हम, तेल के बढ़ने से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखेंगे हम, बाकी चीजों को देखेंगे हम, और जो आड़त है, मंडी खर्चा है और जो लेबर है उसको हम देखेंगे तो हमारी दाल जो है यदि हम 71 रुपए कुछ की यदि मूंग है यदि हम लेंगे और हमें प्लांट में ले जाके ही वो 80 पड़ जाएगी, और उसके बाद यदि हमें 65 से 70% उसकी दाल मिलेगी तो उसकी कॉस्ट 120 हो जाएगी और वो जाके रिटेल में 150 तक बिकती है। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा, तभी एमएसपी का फायदा होगा। सरकार को व्यापारियों को फ्री हैंड भी देना पड़ेगा ताकि वो जाके एमएसपी पे खरीदें। अब मैं छोटी सी एक बात बताऊं, अभी हमने चना एमएसपी पे खरीदा था व्यापारियों ने, लेकिन सरकार ने अभी दालें खोल दी इंपोर्ट के लिए। उसके बाद व्यापारियों को जो है वो स्टॉक की वेरिफिकेशन के लिए स्टेट सरकार को भी कह दिया और व्यापारियों को स्टॉक का डाटा देने के लिए भी कह दिया। उसके बाद चने में एकदम से मंदी आ गई और आज एमएसपी पे चना जो है करीबन 15% नीचे बिक रहा है। कई मंडियों में तो 4200 रुपया चना बिक रहा है, जबकि एमएसपी 5100 रुपया है। तो हमें कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना पड़ेगा, केवल एमएसपी घोषणा करके खाना पूर्ति नहीं करनी होगी, बल्कि एमएसपी कैसे मिले उसके बारे में भी सोचना होगा। एक मैं आपको रोचक बात बताऊं, नीति आयोग ने भी ये कहा है कि बिना व्यापारियों को सहयोग से हम किसानों को एमएसपी नहीं दिला सकते, और यदि नीति आयोग की हमें उसकी एडवाइस पे भी सरकार को चलना होगा। सरकार को व्यापारियों की अनुभव और सुझाव लेने होंगे, तभी जाके हम एमएसपी दिला पाएंगे। नहीं तो हम जो पीछे कई सालों में हमने जो खर्चा किया है एमएसपी दिलाने के लिए किसानों को, वो खर्चा हमारा व्यर्थ चला जाएगा। जी, अब देखिए कि सरकार तो एमएसपी पे एक तय मात्रा तक खरीद पाती है। बाकी सारा जो उत्पादन है वो किसान को मंडियों में लेके आना होता है और मंडियां जो है वो डिमांड सप्लाई से ही चलती है प्राइस को लेकर के। वहां पर आप बाध्य नहीं कर सकते कि एमएसपी पे खरीदें। ऐसे में किसान ये कहता है कि मुझे उचित प्राइस नहीं मिला। तो इस सारी जो समीकरण है, जो बैलेंस नहीं है कि सरकार एमएसपी पे खरीद रही है, बाद में उसे कम प्राइस पे, कई बार ज्यादा प्राइस भी हो सकते हैं मंडी में, लेकिन कई बार कम प्राइस पे अगर बेचना पड़ता है, वहां किसान शिकायत करता है। इस पूरी को बैलेंस कैसे किया जा सकता है चीज को? पीएम आशा के अंतर्गत सरकार जो पीएसएफ में केवल 25% डालने मैक्सिमम खरीदती है, कई बार 25% से कम भी रह जाती है। बाकी 75% जो है वो ट्रेडर मिलर वगैरह खरीदते हैं। लेकिन पीएम आशा में 3 तरह की स्कीम है, जिसमें एक स्कीम है उसमें ये कहा गया था कि प्राइवेट यदि एमएसपी पे खरीदेगा तो हम 15% तक उसको वापस देंगे, जबकि वो अपनी एजेंसियों को अनलिमिटेड मतलब 100% तक की घाटा देती है, और प्राइवेट व्यापारियों को 15% बांध दिया। तो ये कैसे संभव है कि प्राइवेट व्यापारी जो है जाके एमएसपी पे खरीदेगा?
प्राइवेट व्यापारी डिमांड एंड सप्लाई पे खरीदेगा जैसा आपने कहा, और उसके लिए सरकार को वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। जो मैंने आपको बोला कि पिछले दिनों में जो डिसीजन हुए हैं उससे माहौल में जो पहले सरकार की नीतियों पे जो विश्वास जगा था व्यापारियों का, और व्यापारी एमएसपी पे करीबन खरीदने लगे थे, वो वापस विश्वास टूटा है और व्यापारी जो है वो विमुख हुए हैं। इसका आपने सीधा रिजल्ट देखा कि जो चना 5200-5300 बिक रहा था, आज 4200-4400 बिक रहा है। तो माहौल बनाना सरकार को बड़ा जरूरी है। दूसरे, जो पीछे 3-4 साल में सरकार ने मेहनत करके व्यापारियों के लिए एक विश्वास जागृत किया है, उस विश्वास को बनाए रखना भी जरूरी है। जो 2020 अमेंडमेंट, इसी एक्ट में अमेंडमेंट सरकार लाई थी, उसके अंतर्गत सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि दालों पे जब तक 25% बढ़ोतरी नहीं होगी रिटेल प्राइस में, तब तक सरकार 50% जब तक बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। ये तो व्यापारी उसी फेज पे चल रहा था, लेकिन सरकार ने अपने जो लोकसभा में खुद के बयान थे उसके विपरीत जाके 14 तारीख को जो लेटर दिए हैं उससे विश्वास जगमगाया है। और हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में भी बात हो रही है, कंज्यूमर में भी बात हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस स्टेटमेंट को वापस ले, ताकि जो 4 साल में हमने मेहनत करी है, जो किसानों ने मेहनत करी है, जो देश ने मेहनत करी है, जो देश का पैसा लगा है, वो व्यर्थ नहीं जाए और किसान को एमएसपी दलहन और तिलहन में मिल सके। क्योंकि अभी तक एमएसपी केवल गेहूं में मिल पाई है, दलहन और तिलहन में अभी तक नहीं मिल पाई थी। जैसे मध्य प्रदेश ने एक समय भावांतर योजना लागू करी, कुछ और स्टेट्स ने भी इसका प्रयास किया था, तो किसानों को एमएसपी देना ज्यादा फायदेमंद है या भावांतर योजना लागू होनी चाहिए? दोनों पॉलिसी में अपने अपने कुछ कमियां दिखाई दी थी। यदि हम एमएसपी पे खरीदते हैं तो हम एमएसपी, यदि व्यापारी भी एमएसपी भी खरीदता है तो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं मालों को, जो हम दाल एक्सपोर्ट कर पाते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो डिमांड सप्लाई है उसमें मैच नहीं हो पाता है। तो लेकिन यदि हम भावांतर में जाते हैं तो भावांतर में ये देखते हैं कि अलग अलग मंडी और अलग अलग स्टेट क्या कितना नीचा बिक रहा है, उसके हिसाब से हम भावांतर देते हैं। कई उस गणित में भी कई बार गलती रह जाती है। लेकिन जो पिछले दिनों में हम देख रहे हैं उसमें पहले हमारी एसोसिएशन भी और हम लोग भी ये मानते थे कि एमएसपी किसानों को देना चाहिए, लेकिन जो जो टाइम जा रहा है और सरकार चूंकि कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को कम भाव में दालें दिलाने भी चाहती है और किसानों को भी फायदा पहुंचाना चाहती है, तो हमें ये लगता है कि हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। और यदि भावांतर यदि देती है, और भावांतर का यदि देने का तरीका और जो पॉलिसी एडॉप्ट किया जाता है वो यदि अच्छे से किया जाए, तो मुझे लगता है कि भावांतर ज्यादा बेनिफिट होगा किसानों को दालों की तरफ मोड़ने के लिए। क्योंकि हमें भारत के किसानों को दाल और तिलहन की तरफ मोड़ना है, गेहूं और चावल से, क्योंकि गेहूं और चावल को हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक पड़ा है। लेकिन तिलहन और दलहन को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और वो हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, हमें विदेशी मुद्रा को भी बचाना है ताकि, और किसानों की इनकम को भी बढ़ाना है। इसलिए हमें तिलहन और दलहन की तरफ जाना जरूर पड़ेगा, लेकिन उसमें एक ठोस नीति बनानी पड़ेगी जिसमें व्यापारियों को भी साथ में रखना होगा। जी। अब जैसे उड़द और तुअर का इस बार एमएसपी बढ़ाएगा 300 रुपये प्रति क्विंटल, और मूंग का केवल 79 रुपीज बढ़ाया गया। कुछ किसानों ने इसका विरोध किया है कि साहब मूंग का जो पैसा बढ़ाया गया है वो बहुत कम बढ़ा है, तो क्या ये सही है या इसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए थी मूंग के प्राइस को लेकर के? मैं फिर कहूंगा कि ये पहले हमें एमएसपी दिलाने, पहले की एमएसपी हमें किसानों को अचीव मिले, इसके लिए काम करना होगा। मूंग की एमएसपी पहले भी 71 समथिंग थी और अभी शायद 7250 के लगभग हो गई है, लेकिन मंडियों में अभी जो मूंग आ रही है वो 6000 के नीचे बिक रही है। तो ये गैप बहुत बड़ा है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, मूंग पहले ही भी एमएसपी से नीचे बिक रही थी, इसलिए मूंग की इंपोर्ट खोलने की, ओजीएल में लाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी सरकार ने ये किया है। तो सरकार को अलग अलग दालों को अलग अलग तरह से ट्रीट करना होगा। यदि सरकार ये देखती है कि ये दाल महंगी है तो सरकार को उसी का इंपोर्ट खोलना चाहिए था, उसी का स्टॉक स्टेटमेंट मांगना चाहिए था, और स्टॉक उसी का स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए कहना चाहिए था, न कि सभी दालों को कह दिया। इससे एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो मूंग के किसानों का हुआ है और चने के किसानों का हुआ है,
जबकि हमारे देश में करीबन 70% जो फसल है वो चना और मूंग की ही है। तो यदि हम 70% दाल के किसानों को नुकसान कर देंगे 30% दाल को देखते हुए, या 10% दाल जिसको जो वेटेज रखती है, जैसे तुअर दाल को लेके जब सरकार ज्यादा चिंतित थी, उसको वेटेज लगती है, तो हम उसको लेके हम यदि सभी दालों पे हम इफेक्ट डाल देंगे तो इसमें बहुत बड़ा देश का जो है नुकसान हो सकता है, किसानों का नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो दाल वास्तव में तेज है उसको कंज्यूमर को रिलीफ कैसे मिले, सरकार को केवल उसी पे ही फोकस करना चाहिए और उसी पे ही नीति बनानी चाहिए। जी सुनील जी, अभी जो ट्रेड सूचना है उनके मुताबिक बर्मा से करीबन 300 कंटेनर के सौदे किए गए, जिसमें बताया जा रहा है कि 200 कंटेनर उड़द है और 100 कंटेनर तुअर है। ये जब भारत आएगा, ये पूरी दलहन वहां से या और भी कंट्रीज से 31 अक्टूबर तक जो इंपोर्ट होगा, तो उसका आप किस तरह प्राइस देखते हैं कि प्राइस पे कोई नेगेटिव असर होगा या क्या असर हो सकता है? क्योंकि पहली सूचना तो यह है कि 300 कंटेनर का एक सौदा भारत के व्यापारियों ने किया है। उस कंटेनर के अलावा भी 3 वेसल जो है, बल्क वेसल भी इंडिया के लिए आएंगे, जिसमें 8,000 से लेके 18,000 टन तक माल हर वेसल में रहेगा। 2 वेसल चेन्नई के लिए है और 1 वेसल बॉम्बे के लिए है, जो जुलाई में पहुंचेंगे। ओजीएल में होने के बाद, चूंकि ओजीएल में हो गया, आपने लाइसेंस प्रणाली खत्म कर दी, तब मंदा जरूर आता है। लाइसेंसिंग राज में कभी भी मंदा नहीं आता। ये सरकार को हमें हमें हमेशा से कहा है कि यदि आपको दालों में मंदी लानी है तो आपको लाइसेंसिंग कोटा प्रणाली हटाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कमल जी, बर्मा में केवल 1 लाख टन करीबन तुअर है, जबकि सरकार ने कोटा 4 लाख टन खोला है। तो मैक्सिमम हम लोग 70-80 हजार टन बर्मा से तुअर मंगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। हालांकि हमने फ्री इंपोर्ट कर दिया है, फिर भी हम तय कोटे से भी 25% तुअर ही मंगा पाएंगे। हाँ, एमओयू के अंतर्गत जो 2 लाख टन अफ्रीकन देशों से आएगी वो तुअर आएगी। तो टोटल सरकार ने जो कोटे से इंपोर्ट करने को बोला था वो 4 + 2 6 लाख टन तुअर का बोला था, लेकिन हम मैक्सिमम 3 लाख टन तुअर ही मंगा पाएंगे। मतलब कोटे से भी 50% तुअर मंगा पाएंगे ओजीएल में होने के बावजूद। अब जहां तक हम उड़द की बात करें, उड़द केवल म्यांमार से इंपोर्ट संभव है, और वो केवल म्यांमार में केवल 3 लाख टन उड़द है, और उसके इंडिया के अलावा भी 6 कंट्री म्यांमार से लेवाल रहती है। तो मुझे लगता है हम उड़द भी 2 लाख टन से ज्यादा नहीं मंगा पाएंगे। लेकिन उड़द का कोटा इंडिया में मुझे लगता है कुछ हद तक किसान और व्यापारियों के पास है। तुअर का स्टॉक जो है वो कम है, और सरकार के पास भी 3.5 लाख टन है, और तुअर की खपत भी ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि तुअर में हो सकता है कि दोबारा भाव जो है जब डिमांड आएगी तो बढ़ने को जी दिखाई देंगे। तब मैं आपके चैनल द्वारा भी सरकार से यही आग्रह करूंगा कि किसी दाल के भाव यदि एमएसपी से 25% या 50% आपको तेज लगे, तभी आप उसी दाल को मंदा कैसे हो उसी के बारे में सोचें, सभी दालों के बारे में नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये भी देखेंगे, यदि आप एमएसपी बढ़ाएंगे तो दाल 3 रुपए किलो एमएसपी बढ़ाएंगे तो आप 5 रुपए किलो दाल में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहें। जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि जो मौजूदा जो हालात है पूरे दलहन सेक्टर के, उसको देखते हुए खरीफ की बुआई में मूंग उड़द तुअर की बुआई बढ़ेगी या कुछ उसमें कमी होगी या कोई स्टेबल जैसा ही रह जाएगा? क्या सिनेरियो होगा? देखिए, पिछली बार जो पिछले सीजन में जो तिलहन में किसानों को भाव मिले हैं, तो जहां किसान तिलहन की पैदावार कर सकेगा वहां किसान तिलहन की पैदावार करेगा। जहां पानी की कमी रहेगी वहां किसान जो है वो दालों की तरफ जाएगा। हाँ, दालों में जो भाव मिले थे उड़द और तुअर मूंग के, वो मुझे लगता है कि किसान पिछले भाव को देखते हुए खेती करना चाहेगा। लेकिन हमें मौसम भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस बार देखा होगा कि आईएमडी ने जो वेरिएशन दिया है वो बहुत ज्यादा दिया है। 92 से 106% कुछ सेक्टर में दिया है। तो इतना बड़ा वेरिएशन ये बताता है कि मौसम में कहीं न कहीं गड़बड़ी रहने की आशंका है। यदि मौसम सही साथ नहीं देता है तो बात अलग है, नहीं तो मौसम साथ देगा तो मुझे लगता है तिलहन और दलहन की खेती इस बार अच्छी होगी। और सरकार को चाहिए कि व्यापारियों के लिए वैसा माहौल तैयार करे, ताकि यदि अच्छी पैदावार होए व्यापारी उसको खरीदने के लिए मंडियों में जाए, और किसान को
ऊपर से ऊपर, एमएसपी नहीं तो कम से कम एमएसपी के आसपास भाव कम से कम दे सके, इसके लिए माहौल सरकार को तैयार करना होगा। जी, धन्यवाद सुनील जी। आपने दलहन सेक्टर का पूरा गणित समझाया। थैंक्स।